Okay, see, we have started with the chapter number 2, commercial banking, and then again the and customer banking relationship. Okay, so that we have started. In that one, we have seen introduction to commercial banking, structural changes, then the evolution, functions of commercial bank, its agency function, general utility function. Then we have seen the retail banking, corporate banking, rural banking, and then on today we will going to see the banking amusement. Okay, तो ये बैंकिंग अम्यूजमेंट जैसे हो जाएगा देन वी विल एंड अप विथ आवर सेकंड मॉड्यूल और ये जैसे हो जाएगा देन लाइक ऑन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्लान अबाउट योर प्रोजेक्ट आई मीन दिस इज योर एफसी सब्जेक्ट ओके सो एफसी सब्जेक्ट के लिए देर विल नॉट बी एनी इंटरनल एग्जाम सो यू पीपल हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन फाइन सो टॉपिक अभी तक दिमाग में रखो क्या करने वाले करके बिकॉज ऑन द नेक्स्ट लेक्चर आई मे गोइंग टू आस्क ईच वन ऑफ यू टू कम विद द टॉपिक और कब से स्टार्ट करना है कैसे प्रोजेक्ट बनाना है कैसे प्रेजेंटेशन देना है दैट एवरीथिंग आई विल लेट यू नो ओके स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट लेक्चर तक प्लान रहो कि क्या क्या टॉपिक लेने वाले हो करके एंड टॉपिक यू कैन टेक इट एनीथिंग फ्रॉम द सिलेबस सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी anything related to banking not related to insurance only related to banking only you have to select तो कोई भी एक बैंक ले लो और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे दो मुझे या फिर कमर्शियल बैंकिंग के बारे में बता दो सेंट्रल बैंकिंग के बारे में यस यू कैन बट बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज सेंट्रल बैंकिंग का जितना मैंने नोट किया है इतना कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है तो सेंट्रल बैंकिंग एक ही प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट करूँगी बाकी सारे लोग अगर वहाँ पे मैक्सिमम लोग सेम टॉपिक लोगे तो नहीं चलेगा एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू कम विद द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और अपने जैसे टोटल आई थिंक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर 56 स्टूडेंट्स आर देयर तो एटलीस्ट एक एक ग्रुप में 5-5 लोग रहेंगे उस हिसाब से प्लान करो और जैसे अपना लास्ट वाला था जैसे लास्ट टाइम तुम लोगों ने अपना ये प्रोजेक्ट के जो ग्रुप मेंबर थे वो अगर रहेंगे ठीक से तो वैसे करो अदरवाइज तुम लोगों को अपने हिसाब से कुछ सिलेक्ट करना है तो उनके अकॉर्डिंग 5-5 स्टूडेंट का ग्रुप बना के अपना टॉपिक एक फाइनल करके रखो तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन बी रेडी विद द टॉपिक नेम एंड द ग्रुप मेंबर्स नेम ऑल्सो तो जैसे तुम लोग बोलते जाओगे आई विल बी नोटिंग इट डाउन ऑन माई डायरी और फिर बाद में जब तुम लोगों का स्टार्ट होगा उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कैसे मार्क्स देना है क्या देना है बट लास्ट टाइम जैसा लाइक ग्रुप लीडर ही काम कर रहा है बाकी कोई काम नहीं कर रहा है कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है बिल्कुल वैसा होना नहीं चाहिए नाउ एट दिस मोमेंट ओनली यू हैव टू सिलेक्ट लाइक व्हिच वुड बी योर मेंबर्स अभी से ही डिसाइड कर करना कि कौन कौन करने वाला बाद में मुझे कोई नहीं बोलना चाहिए कि ये मेंबर मुझे हेल्प नहीं कर रहा है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दैट पे इट शुड नॉट हैपन बिकॉज नाउ ऑलरेडी 1 ईयर हैव गॉन और तुम लोगों को थोड़ा अपने ग्रुप में पता है कौन कितना एक्टिव है कौन कितना नहीं है हु कैन हेल्प और हु कैन नॉट तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो और जो लोग बिल्कुल भी किसी के ग्रुप में नहीं रहेंगे उनके लिए देखते क्या करना पड़ेगा करके ओके तो प्लान करके रखो और नेक्स्ट लेक्चर तक रेडी रहो ये सब टॉपिक नेम के साथ और ग्रुप मेंबर्स के नेम के साथ okay fine student then we'll start with our last topic in your chapter number 2 and it is on the banking amusement अभी पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि इसके बारे में आपने कभी सुना है क्या ये स्कीम ये क्या रहता है करके बैंकिंग अम्यूजमेंट कभी सुना है आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट में पढ़ा है यस मैम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एफसी में हाँ एफसी में और क्या वहाँ पे था मतलब किस बारे में है ये बैंकिंग अम्यूजमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है क्या समझा आपको एनीथिंग इन जनरल बोलो मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं चाहिए जो आपको समझ में आया जो आपको लगता है कि हाँ मैम इससे रिलेटेड कुछ है तो वैसा बोलो यस एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू गिव मी एन आंसर हाँ एक दो जन नहीं तो सब लोगों से आंसर आना चाहिए लाइक सेम स्टूडेंट ऑलवेज गिविंग मी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए नए नए स्टूडेंट ने भी अपना मुंह खोलना चाहिए अभी चलो ऐसे ऐसे कंप्लेन करने के लिए बोला सबका लाइन लग जाएगा हर एक जन बोलेगा कंप्लेन करने के लिए आप क्वेश्चन पूछे तो कोई आंसर देने के लिए किसका नहीं ना आवाज निकलेगा चलो बोलो जल्दी से जनरली बताओ मुझे कि क्या पता है आपको बैंकिंग अम्यूजमेंट के बारे में यस चलो कोई बात नहीं कोई नहीं बता रहा है सिविल स्टार्ट हियर सी इट इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी functioning under India's banking amusement scheme 2006 ध्यान में रखो ये जो बैंकिंग अम्यूजमेंट स्कीम था it was in the year 2006 and the authority was created pursuant to the decision by the government of India to enable resolution of complaints of customers of banks relating to certain services rendered by the bank
तो क्या समझा आपको? बैंकिंग अम्यूजमेंट किसके ऊपर काम करता है? दे आर सॉल्विंग द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर विच आर रिलेटेड टू द बैंकिंग सर्विसेज। मतलब बैंक से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ कंप्लेंट है या फिर आपको कुछ सर्विसेज के लिए कंप्लेंट करना है, तो किसके पास जाना है? कौन इसका सॉल्यूशन देगा? सो दैट विल गोइंग टू हैपन थ्रू द बैंकिंग अम्यूजमेंट ओनली। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? तो बैंकिंग Yes, अम्यूजमेंट ma'am. क्या है? हाँ, बैंकिंग अम्यूजमेंट एक क्या है? ये बेसिकली एक अथॉरिटी है, एक मतलब एक कमेटी जैसे रहता है, गवर्नमेंट ने उसको वहाँ पे रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी कंप्लेंट्स करते हैं कस्टमर, उससे रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन रहेगा, दैट विल गोइंग टू हैपन विद द through the banking ombudsman only. It is a system of expeditious and the inexpensive resolution to customer complaint. Any person whose grievance against the bank is not resolved to his satisfaction by the bank within a period of 2 months, he can approach the banking ombudsman if his complaint pertains to any of the matters specified in the scheme. ये आप ध्यान में देना है। अब जब आप लोग भी बैंक में काम करोगे और आपके वजह से कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है और उसने कुछ वहाँ पे लेटर डाला है कि उसको ये अच्छा नहीं लगा है और आपने वो 2 महीने के अंदर रिजॉल्व करके नहीं दिया, और वट एवर सॉल्यूशन यू हैव गिवन, वो कस्टमर अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट जा सकता है। आर यू गेटिंग मी? और एक कंप्लेंट कहाँ पे जाएगा? बैंकिंग ombudsman के पास। ओके, देन क्या लिखा? हाँ, सैंक्शन बाय द विद इन पीरियड ऑफ 2 मंथ ही कैन अप्रोच द बैंकिंग ombudsman if his complaint pertain to any of the matters specified in the scheme। लेकिन वो कंप्लेंट किसके अंदर होना चाहिए? वैसे टाइप का कंप्लेंट बैंकिंग ombudsman का जो स्कीम है, कि जिनको कहा गया है कि ये स्कीम के अंदर कौन से मैटर्स को वो लोग ले सकते हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन करवा सकते हैं, उसी का मतलब कंप्लेंट्स को वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। बट इज ऑब्वियस आज इट इज रिलेटेड टू बैंक बैंकिंग सर्विसेज, तो बैंकिंग रिलेटेड जो भी कंप्लेंट रहेगा दे हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, so banking ombudsman have been authorized to look into the complaints concerning. The banking ombudsman scheme was first introduced in India in 1995 and was revised in 2002. The current scheme became operative from 1st January 2006 and replaced and what is that? Superseded the Banking Ombudsman Scheme 2002. From 2002 until 2006, around 36,000 complaints have been dealt by Banking Ombudsman. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ये जो बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज से के लिए कुछ अलग से वहाँ पे सिस्टम होना चाहिए कि जो बैंकिंग कंप्लेंट को हैंडल करेंगे। तो वो एक्चुअली अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ 1995 में। सो दिस बैंकिंग अमेजमेंट स्कीम वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1995। देन उसको थोड़ा सा उसके रिकमेंडेशन में उसके जो कमिटी में था, उस जो स्कीम था उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करके उसको रिवाइज किया गया इन द ईयर 2002। देन लेटर ऑन और उसमें चेंजेस किया फ्रॉम द ईयर 2006, दैट वाज द 1 जनवरी 2006। लेकिन इसमें जो पहले स्कीम थे उससे भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से स्कीम लेके आए, और अभी तक अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉम द ईयर 2002 से लेके 2006 तक ऑलमोस्ट 36,000 कंप्लेंट्स को बैंकिंग अम्यूजमेंट ने उसके साथ डील किया है और रिजॉल्व किया है, दैट वी कैन से। Okay, then what type of a complaints can be taken into consideration into the banking amusement? हम लोगों ने तो ये बोलने के लिए बोल दिया कि बैंकिंग सर्विसेज से या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स रहेंगे, that they will going to consider. So now we will going to see like what exactly the types of complaints has been taken into consideration into the banking amusement. तो पहला है the type and the scope of the complaints which may be considered by a banking ombudsman is very comprehensive, and it has been empowered to receive and consider complaint pertaining to the following. तो पहला है जैसे कि non payment or inordinate delay in the payment or collection of check, drafts और bill। अगर कोई भी बैंक बराबर से पेमेंट जल्दी नहीं, मतलब पेमेंट जो भी है, चेक का पेमेंट है, बिल्स का पेमेंट रहेगा, ड्राफ्ट का रहेगा, वो अगर जल्दी पेमेंट नहीं करता है, उसको बहुत ज़्यादा डिले करता है और उससे रिलेटेड इफ एनी कंप्लेंट इज देयर, so that can be considered by the banking ombudsman. Then non-acceptance without sufficient cause of small denomination
notes tender for any purpose, then again and for charging of commission for this सर्विस। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए पेमेंट बैंकिंग से रिलेटेड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, और वो भी कुछ प्रॉपर रीज़न भी नहीं दे रहे कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अगर ऐसा कुछ उनको लगता है तो फॉर दैट रीज़न वी कैन गिव द कंप्लेंट। देन अगेन द स्मॉल डिनोमिनेशन नोट टेंडर फॉर एनी पर्पज, मतलब व्हाट वी कैन से कि जैसे हम लोग कुछ डिमांड करते हैं कि हमें 500 का नोट्स का ही दे दो, 2000 का नोट्स का ही इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, और वहाँ पे वो तुम्हें कम डिनोमिनेशन वाले नोट्स का अमाउंट मतलब बड़ा अमाउंट 10-10 रुपए के अमाउंट में दे रहे, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख जाता है पैसा, भले छोटा रहेगा लेकिन हम लोग बेसिकली जब कोई बड़ा क्वांटिटी का पैसा निकालते हैं बैंक में से तो ऑब्वियसली वी आर आस्किंग फॉर द हायर डिनोमिनेशन ओनली। ठीक है, लेकिन अगर कोई बैंक ऐसा नहीं देता और आपको वो अच्छा नहीं लगा देन यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। देन अगेन चार्जिंग ऑफ कमीशन, मतलब किसी भी सर्विसेज के लिए वहाँ पे कमीशन ज़्यादा हायर लेवल पे चार्जेस करना, या फिर जो चार्जेस आपको लगता है कि नहीं ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहिए लेकिन ये बैंक पता नहीं क्यों चार्जेस लगा रहा है, इफ दैट वे इफ यू आर गेटिंग द कंप्लेंट और डिससेटिस्फैक्शन then you can file a complaint to the banking ombudsman। देन द नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट, अच्छा फिर से यही क्या, हाँ कॉइन्स टेंडर्ड एंड फॉर चार्जिंग ऑफ कमीशन फॉर दिस सर्विसेज। अच्छा मतलब कॉइन्स दे रहे या फिर उसके बारे में कुछ कमीशन वगैरह ले रहे तो उसके बारे में भी हम लोग कंप्लेंट दे सकते हैं। देन अगेन द नॉन पेमेंट और द डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, फेलियर टू इशू और डिले इन इशू और ड्राफ्ट पे ऑर्डर। अच्छा ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब एक पर्टिकुलर वर्किंग आवर में नहीं काम कर रहे वो लोग, बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं, तो मैं तो जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंप्लेंट डाल सकती हूँ बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो लोग बहुत डिले करते हैं हर चीज़ के लिए, बहुत क्यू में बिठा के रखते हैं। बट एनीवेज मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। देन फेलर टू ऑनर गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट कमिटमेंट, यही बिजनेस के लिए रहेगा। Then failure to provide or delay in providing banking facility other than loans and the advances promised in writing by a bank or direct selling agents। Okay, मतलब उन्होंने कहा कि जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो देने के लिए भी बहुत डिले करती, कभी कभार क्या होता है कि वी आर डिमांडिंग देम द एटीएम कार्ड, लेकिन एक बार एप्लीकेशन डालते हैं फिर भी एटीएम कार्ड आता नहीं, सेकंड बार एप्लीकेशन डालते हैं फिर भी एटीएम कार्ड आता नहीं है, एंड देन वी आर इंक्वायरिंग बस स्टिल दे आर सेइंग कि नहीं आ जाएगा लेकिन नहीं आता है 2-3 बार ट्रायल करने के बाद में भी। सो वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड वी आर सेइंग कि नहीं चलो अभी इनके ऊपर कंप्लेंट तो होना ही चाहिए। So that way, for providing banking facilities also, if they are delaying, so that complaint we can take into that. And then delays, non-credit or proceed to parties account, non-payment of deposit or the non-observance of the Reserve Bank directive। अच्छा मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूल्स और रेगुलेशन बोले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं करा और आपने ये ऑब्जर्व किया हुआ है तो आप वैसे भी कंप्लेंट वहाँ पे डाल सकते हो। और जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव मतलब जो भी उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया गया है सेविंग के ऊपर करंट के ऊपर, तो वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड इफ यू फील दैट कि नहीं ये लोग अपने हिसाब से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दे रहे हैं तो यस यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। देन डिले इन रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स एक्सेट्रा, मतलब ये आ गया आपका ट्रेडिंग के अंदर, और वी कैन से कस्टमर बैंकिंग के साथ। तो वहाँ पे भी वो आप अगर कोई भी चीज़ों के लिए आपको अगर वो लोग बराबर से काम नहीं करते डिले करते, जितना मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ, सो दे आर इफ दे आर डिलेइंग और दे आर नॉट गिविंग यू एनी पेमेंट विदाउट एनी प्रॉपर कॉज एंड ऑल, तो वो उसके अगेंस्ट का कंप्लेंट वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। द रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट विदाउट एनी वैलिड रीजन, अगर 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 वो आपको अलाउ नहीं करते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए फिर कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, तो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट जा सकता है। लेविंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडिकेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर, कस्टमर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और ऐसे ही वो लोग चार्जेस लगाए जाते रहे, so that cannot be acceptable। Then again, non-adherence by the bank or its subsidiary to the instruction of Reserve Bank on ATM, debit card operation or credit card operation। अच्छा मतलब यहाँ पे अगेन वन मोर थिंग कि आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर वो लोग नहीं जाते हैं, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाते एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बेस के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट जा सकता है। देन नॉन डिसबर्समेंट और द डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ द पेंशन, okay, to the extent the grievance can be attributed to the action on the part of the bank concerned। ओके, ये पेंशन के लिए कि अगर पेंशन भी तुम्हारे पास बराबर टाइम पे नहीं आ रहा है,
गवर्नमेंट वहाँ से डिसबर्स कर रहा है लेकिन तुम्हें नहीं मिल रहा है, वो बैंक ही बेसिकली उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और डिले इन एक्सेप्टिंग पेमेंट टूवर्ड टैक्सेस आर रिक्वायर्ड बाय द रिजर्व बैंक। Refusal to issue or delay in issuing or failure to service or delay in servicing, okay, in redemption of government security, force closure of deposit account without due notice or without sufficient reason, refusal to close or delay in closing the account, okay। समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोल रहे हो, या फिर मुझे रीड कर रहे हो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है? यस। यस मैम, समझ है। Then non-adherence to the fair practices code as adopted by the bank. Then any other matter relating to the violation of the directives issued by the Reserve Bank in relation to banking or other services. Complaints from non-resident Indian having accounts in India in relation to their remittances from abroad, deposit and other bank related matter. अच्छा चलो, अभी इतना मैंने रीड किया, अभी आप लोग मुझे इन शॉर्ट बताओ, मतलब ये तो पता हो गया कि बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर अगर कोई कस्टमर को कंप्लेन करना है, सो दैट कंप्लेन कैन बी गिवन टू द बैंकिंग ombudsman। अभी आपको क्या समझा ये पूरा रीड करने के बाद में, व्हाट यू अंडरस्टूड, जनरली क्या क्या चीज़ों के बारे में उन्होंने वहां पे बताया कि ये सब चीज़ें नहीं होती है तो कंप्लेन किया जाता है। चलो बता, समरी बताओ मुझे क्या समझा आपको। यस, कैन एनीवन? मैम सर्विसेज प्रोवाइड करने में delay होता है। हाँ, सर्विसेज से रिलेटेड, वेरी गुड। अगर वो सर्विसेज टाइम पे नहीं दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, सर्विसेज का चार्जेस ले रहे हैं, देन अगेन सर्विसेज टाइमली नहीं हो रहा है, उसके बाद में और व्हाट वी कैन से उसके लिए डिले हो रहा है, तो ये सब बातों के लिए हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। और क्या है बताओ मुझे, एक तो हो गया सर्विसेज के बारे में, अभी और बताओ मुझे क्या समझा अभी, और कि और क्या चीज़ें हैं कि पेंशन पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ये कौन था? यस, ओके। यहाँ पे पेंशन के बारे में, हाँ, अगर जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा बहुत लेट आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने जैसे पेंशन को डिसबर्स किया है बट वो आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है और आपने वो कंप्लेंट भी डाला है बैंक में कि नहीं आ रहा है करके, फिर भी बैंक वहाँ पे कोई सॉल्व नहीं कर रहा है वो इश्यू को, सो दैट टाइम यू कैन गो टूवर्ड्स द बैंकिंग अमेजमेंट। देन अगेन उसके बाद में है, वेट लेट मी, व्हाट इज देयर इन द चैट। और जब भी हमें मतलब कुछ यूज अमाउंट चाहिए तो हम बोलेंगे 2000 या 500 के डालने के लिए नोट्स, लेकिन वो लोग 200 100 देंगे, तो उसके ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं। यस, करेक्ट करेक्ट, तो डिनोमिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं कि अगर वो हम लोग वहाँ पे डिमांड करें कुछ और डिनोमिनेशन का लेकिन वो नहीं दे रहे हैं और वो जानबूझ के हमें कम डिनोमिनेशन, कि ऐसा भी हो सकता है ना बैंक में चिल्लर में भी पैसा दे करके, ओके, लेकिन तुम लोग को नहीं चाहिए तो क्या तुम लोग गोनी भर के लेके जाओगे क्या 1000 रुपया के लिए? तो ये सब भी चीजें वहाँ पे कंसिडर होती है, ये भी नहीं चलेगा बैंक में। और यहाँ पे अमित ने लिखा है इफ देर इज एनी प्रॉब्लम फेसिंग फॉर मनी रिलेटेड, यस यस, देन दे कैन कंप्लेन, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी वहाँ पे कंप्लेन है कि बैंक बराबर नहीं दे रहा है करके। इवन अगर तुम लोगों ने और एक चीज नोट किया रहेगा, कभी कभार बैंक से भी पैसा कम आता है अपने पास, एटीएम से भी कभी कभार पैसा कम आ जाता है, ज्यादा आता है वो बात अलग है, वो बाद में निकाल देते हैं हम लोगों से, लेकिन कम पैसा आता है और हम लोग वहाँ पे कंप्लेन डाल रहे हैं कि नहीं हमें बराबर अमाउंट नहीं मिला। और कभी कभार इवन ऐसा भी होता है कि एटीएम में से विड्रॉ तो पैसा होता नहीं है लेकिन अकाउंट में वो दिख जाता है कि वो विड्रॉ हो गया है करके। ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के साथ? यस, यस यस मैम। यस मैम बहुत यस बार। मैम, है ना, तो उस टाइम 3 बार हो चुका है। 3 बार, अरे बाप रे तो फिर पैसा मिला या नहीं मिला फिर अकाउंट में? यस, मिला मिला ना मैम मैम, 2 दिन बाद के में मिला, बाद। 2 दिन के बाद, बाद में मिला। ओके ओके। तो ये भी ऐसा रहता है कि पैसा भी वहाँ कभी कभार चला जाता है और बैंक उसके ऊपर जल्दी एक्शन नहीं लेता है, सो दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। एक बार तो मेरा लिटरली कितना हुआ था आपको, मतलब ये बहुत पहले की बात है, जब व्हेन आई वाज नॉट इवन मैरिड, मतलब आई वाज जस्ट वर्किंग इन कॉलेज, हाँ शायद, नहीं नहीं पता नहीं कॉलेज में भी जा सिखा पढ़ा रही थी या नहीं, लेकिन उस टाइम पे मेरा लिटरली 15,000 का मैंने विड्रॉ किया था। तो 15,000 वहाँ पे देखो हाँ, तभी पैसा भी हाथ पे नहीं था, 15,000 उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और 15,000 मैंने विड्रॉल डाला और मुझे पैसा नहीं आया और मशीन में गड़बड़ था और अकाउंट में से दिख गया कि 15,000 विड्रॉ हो गया, अकाउंट में नहीं है करके। मतलब लिटरली आई वाज इन स्ट्रेस कि पता नहीं ये लोग देंगे या नहीं,
या फिर वो मेरे ऊपर ही डाउट लेंगे क्या कि पैसा मैंने लिया है फिर भी ऐसा, लेकिन नहीं उन्होंने वो सॉल्व कर दिया था इशू। एप्लीकेशन डालना पड़ता है ना हम लोगों को, वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाला मैंने अकाउंट से रिलेटेड वगैरह, टाइमिंग वहाँ पे बता दिया ये टाइम पे निकला था लेकिन हाथ में पैसा नहीं आया, तो उन्होंने वो उसको रिजॉल्व कर दिया था। सो दैट वे लाइक इमीडिएटली लाइक विद इन 2 days ओके। अगर कोई 1 हफ्ता 15 दिन या 1 महीना लगा रहा है तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर भी उन्होंने इस स्कीम में लिखा हुआ है कि नहीं 2 महीने तक यू कैन हैव पेशेंस, लेकिन 2 महीने तक भी कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहा है देन यू कैन फाइल अ कंप्लेंट, ऐसा मतलब आगे आप कंप्लेंट को और बढ़ा सकते हो करके। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि पैसे से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड। दूसरी बात रहती है कि अगर कोई आरबीआई का गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे कंप्लेंट रहेगा इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड, मतलब जैसे कि अगर आपने बोला कि ट्रेडिंग से रिलेटेड भी है कि जैसे जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट रहता है, तो उससे रिलेटेड भी कंप्लेंट, तो वो सर्विसेज में आ जाएगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से सर्विसेज से रिलेटेड, डिनोमिनेशन से रिलेटेड, देन अगेन आरबीआई के गाइडलाइन से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी लगता है कि किसी भी बैंक में कुछ गड़बड़ है, सो वी कैन फाइल अ कंप्लेंट। और हम लोग पहले किसको डायरेक्टली बैंकिंग अम्बुड्समैन को कंप्लेंट फाइल नहीं करना है, पहले उसी सेम बैंक से वो पूछना है, और उससे अगर तुम्हें कोई सेटिस्फाइड आंसर या फिर कोई सेटिस्फाइड सोल्यूशन नहीं मिलता है, देन यू कैन गो टुवर्ड्स द बैंकिंग अम्बुड्समैन। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट ऑल दिस पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that's it for today. Now we have done with our chapter number 2, and then the remaining now for the next lecture, you people have to be prepared with the your project topic name. तो अभी देखो मैंने आई थिंक गूगल क्लासरूम में आपको सिलेबस भी भेजा रहेगा, सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, तो वो आई थिंक वो लेक्चर है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको भेजा हुआ है। अगर वो भी नहीं मतलब आपको प्रॉपर सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके अंदर देखो, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पीडीएफ भेजा है या नहीं। अदरवाइज अपना जो नारायण गुरु का वेबसाइट है अपने कॉलेज का, तो वेबसाइट में आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसके अंदर आप लोग एक बार देखो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक टॉपिक सिलेक्ट करो। और टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करो कि पास मेंबर है ना, तो पास मेंबर के पास कुछ अच्छे से बोलने के लिए होना चाहिए। अदरवाइज एक एक पैराग्राफ बोल दिया और खुश हो जाते हो और मार्क्स ले लेते हो, ऐसा मत करो। थोड़ा इस बार अच्छे से करो, अभी तुम लोग बड़े हो चुके हो, सेकेंड ईयर में आ चुके हो, बराबर है या नहीं, है ना? Okay, ma'am. अभी सब लोग मैच्योर्ड हो चुके हो, लाइक आफ्टर 1 ईयर। मैम रोल नंबर वाइज रहेगा ना? तुम लोग डिसाइड करो, अभी इस बार मैं तुम लोग को वो अलाउ कर रही हूँ कि तुम लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। अगर वैसा नहीं चाहिए देन गो विद द रोल नंबर वाइज। आप लोगों के लिए क्या प्रेफरेबल है वो बताओ मुझे, तो फिर मैं ही बना दूंगी। नहीं मैम, रोल नंबर वाइज नहीं चाहिए। रोल नंबर वाइज? हाँ मैम, रोल नंबर नहीं चाहिए। ओके ओके ठीक है, चलेगा, रोल नंबर वाइज नहीं करेंगे। तो जो तुम लोगों के लिए यस। प्रेफरेबल है आप वैसे ले लो। और जो बाकी बचे हुए ओके। रहेंगे शायद वो एक दूसरे को नहीं जानते रहेंगे, तो वो लिस्ट में एक बार मतलब वहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगी, बच्चों को बता दूंगी, बिकॉज अभी तक तुम लोगों का इतना पहचान नहीं हुआ है, मतलब जो पहचान थे जो 12th स्टैंडर्ड से एक साथ थे, या फिर जो ग्रुप में किसी ने अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किया रहेगा तो उस टाइम पे ही आपका थोड़ा फ्रेंडशिप हुआ रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हुआ रहेगा। तो इसके लिए बाकी स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन ठीक है ना, एटलीस्ट जो जो लोग दूसरे को जानते हो उतना ग्रुप से रेडी रहो। बाकी लोग का मैं डिसाइड करके दूंगी कि कैसे कांटेक्ट करेंगे क्या करेंगे करके। अगर मुझे लगता है कि नहीं वहाँ पे कुछ भी सपोर्टिव नहीं हो रहा है, देन विल गो विद द रोल नंबर वाइज ओनली। तो मैक्सिमम लोग ट्राई करेंगे, अपने अपने ग्रुप्स बना के रखोगे। ओके। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। 5 जन का ग्रुप होना चाहिए। और जो तुम्हारा जो ग्रुप ये मैंने बनाया था, अपने ग्रुप वाइज भी आप लोगों ने व्हाट्सएप अपना ग्रुप क्रिएट किया था ना, तो उसके अंदर भी डिस्कस करो थोड़ा कि कौन कैसे ग्रुप में जाएगा। 5 5 का ग्रुप बनाओ, किसी एक ग्रुप में आई थिंक एक मेंबर थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अभी भी 3 4 स्टूडेंट का एडमिशन लेना बाकी है। तो वी विल सी। अच्छा 31 जुलाई इज द लास्ट वन, हाँ, उसके बाद में किसी का एडमिशन नहीं होगा। सो अपने जो ग्रुप लीडर से, आपको अगर पता है कि आपके ग्रुप मेंबर में से किसी ने एडमिशन नहीं लिया है, सो यू हैव टू गो बिहाइंड देम। ओके ग्रुप लीडर्स, you will do that? Yes. How many group leaders are Yes, there? ma'am. ओके ओके, सो प्लीज डू दैट एंड देखो कि उनको बोलो एडमिशन लेने के लिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी ग्रुप भी स्टार्ट हो रहा है, और मे भी शायद तुम्हारा एग्जाम भी सितंबर में इंटरनल, या फिर अगस्त के मतलब लास्ट वीक तक तुम लोग का शायद इंटरनल एग्जाम भी रह जाएगा। ओके, तभी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और सेम एमसीक्यू, एमसीक्यू बाकी सब्जेक्ट के लिए तो एमसीक्यू रहेगा, एंड फॉर
this FC your internal will be only internal में नहीं मतलब हाँ internal will be on the basis of your presentation. तो वो हम लोग को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है. Okay, shall I end the lecture? मैम हाँ बोलो राम. मैम एक डाउट था। बोलो. हाँ मैम, वो रोल नंबर मेरा पहले 6 था, अभी 52 हो गया है मैम। तूने बहुत लेट एडमिशन चेंज लिया होगा? ना इसके लिए. चेंज होगा ना मैम बाद में अभी? आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता चेंज होगा. पता नहीं पर मुझे नहीं क्योंकि लगता. हाँ बोलो. जो पहले वाले थे ना वो लोग मतलब आरती वीरा स्वामी ना मतलब उनको बहुत सपोर्ट करते थे, हाँ ना. इसलिए मैं बोला। You don't worry because in that 51 to 60 ग्रुप के भी ग्रुप लीडर्स बहुत अच्छे हैं. I think who is there? Renu is there. I think they are also very good. They are also very supportive. और हमेशा थोड़ा सा एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि लाइक तुम्हारा ग्रुप चेंज हो रहा है तो थोड़ा पहचान बढ़ता रहेगा. तो एटलीस्ट थर्ड ईयर में आते आते बहुत सारे लोगों से पहचान हो जाएगा. ओके तो डोंट वरी ऑन दैट. ओके मैम। ऑल द ग्रुप लीडर्स आर वेरी सपोर्टिव. बस उनसे बात करो. अगर आप लोग बात ही नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके साथ कैसे कांटेक्ट में रहेंगे. ओके यस मैम। जितना मेरा यस। ऑब्जर्वेशन है जितना मैंने ग्रुप में नोट किया हुआ है मेरे सारे ग्रुप लीडर्स बहुत अच्छे हैं. तुम सारे के सारे लोग ही बहुत अच्छे हो है ना. बराबर है या नहीं. यस मैम। ओके ओके ठीक है चलेगा. ओके देन आलिया स्क्रीनशॉट लिया बेटा आपने अटेंडेंस का. Yes. Okay, Alia, send me the screenshot. So shall I end the lecture, student? Yes. Yes. Okay, okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, bye, bye. बाय बाय बाय।